नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत कुमार दुबे एडवोकेट। जैसा कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग से ही कि एमएसएमई केस कैसे फाइल करेंगे, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि एमएसएमई केस कैसे फाइल करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में हमने सीखा, हमने जाना। अब हम एक नए टॉपिक इससे आगे बढ़ कर के सीखेंगे या समझेंगे कि जब हम केस फाइल कर देते हैं, यानी केस फाइल करने के बाद क्या प्रोसेस होता है? यानी कि केस जब हम लोग फाइल कर देते हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने तो केस तो फाइल कर दिया, अब क्या होगा? हियरिंग कहाँ होगी? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके बारे में हमको समझना है। आज हम वो समझेंगे कि केस फाइल यानी ऑनलाइन एमएसएमई केस फाइल करने के बाद का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है? तो सबसे पहले मैंने जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई बायर जो है, जो परचेज़ करता है, अगर वो पेमेंट टाइमली नहीं देता है, तो आप एमएसएमई फैसिलिटी सेंटर यानी एमएसएमई डिले जो वेबसाइट है, उसके माध्यम से अपने एप्लीकेशन को आप फाइल कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन फाइल करके आप अपने केस को या अपने जो भी इश्यूज़ है, ठीक है? जो आपको परचेज़ जो बायर है, उसने आपको पेमेंट नहीं किया, आप जो है फाइल कर सकते हो। जब हम कोई भी केस फाइल कर देते हैं, यानी कि एमएसएमई जो वेबसाइट के माध्यम से जब हम लोग केस फाइल कर देते हैं, केस फाइल करने के कुछ दिन के बाद, करीब 15-20 दिन, 1 महीने के बाद, आपका केस जो है, जो एमएसएमई जो काउंसिल होता है, फैसिलिटेटर सेंटर होता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा होता है कि सेक्शन 18 जो एमएसएमई एक्ट 2016 है, उसमें सेक्शन 18 एक प्रावधान है, जिसमें ये बोला बताया गया है कि जब भी हम लोग कोई केस फाइल करते हैं, केस फाइल करने के बाद आपका केस एमएसएमई फैसिलिटेटर सेंटर को ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हर एक स्टेट जैसे दिल्ली का एक अलग प्रोसेस है कि दिल्ली में जहाँ-जहाँ जो एसडीएम ऑफिस होते हैं, वहाँ पे हियरिंग होती है। हरियाणा में एक अलग सेंटर है, जैसे पंचकुला में वहाँ पे हियरिंग होती है पूरे हरियाणा का। उत्तर प्रदेश में अलग-अलग सेंटर्स बने हुए हैं कि जहाँ पर इस तरीके से एमएसएमई काउंसिल्स हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के एक एमएसएमई काउंसिल बना दिया गया, वहाँ पे हियरिंग होती है। तो हर एक स्टेट का क्योंकि ये जो है डिस्क्रेशन स्टेट गवर्नमेंट का होता है कि वो फैसिलिटेशन सेंटर कैसे बनाएगा, कहाँ किसको ऑथराइज़ करेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट के पावर में है, स्टेट गवर्नमेंट के उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे भी हम कोई केस फाइल करते हैं, केस फाइल करने के बाद जो है, ये हमारा केस जो है एमएसएमई फैसिलिटी सेंटर को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफ़र होने के क्या होता है कि जैसे कोई केस ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र होने के बाद पार्टी को नोटिस जाता है। किस पार्टी को? यानी जो पार्टी पैसा देना है, उसको भी नोटिस जाता है और जिसको पैसा लेना है, उसको भी नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद आता है कि आपको फला दिन यानी कि जो भी डेट एमएसएमई काउंसिल जो होते हैं, जो फैसिलिटी सेंटर होते हैं, जो भी वो ऑथराइज़ करते हैं डेट को, उस डेट पे दोनों को नोटिस जाता है और दोनों लोग वहाँ पे अपीयर होते हैं। अब अपीयर होंगे तो वहाँ पर क्या होता है देखो एमएसएमई काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है। उनके पास कोई जुडिशरी पावर नहीं है, उनके पास कोई डिसीज़न लेने की पावर नहीं होती। वो सिर्फ़ क्या करते हैं वहाँ पर बैठ कर के एक प्रकार से कह सकते हैं कि मीडिएटर का काम करते हैं। दोनों पार्टी जाती है या दोनों पार्टी अपीयर हो गई, तो उनसे पूछते हैं कि क्या पैसे आपको देना है कि नहीं देना है? लायबिलिटी आपकी बनती है कि नहीं बनती है? यदि वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी लायबिलिटी बनती है और मैं चाहता हूँ कि मैटर को सेटल करना। तो इस केस में एमएसएमई फैसिलिटी सेंटर उनको कि पूछ लेता है कि हाँ, कब तक पेमेंट दोगे? वो उनको समय दे सकता है, यानी उसको टाइम दे सकता है पेमेंट करने का। यदि पार्टी अपीयर होती है लेकिन वो बोलती है डिस्प्यूट रेज़ कर देती है। डिस्प्यूट इन द सेंस कि वो बोलती नहीं मुझे पेमेंट तो नहीं देना है, इनका गुड्स अच्छा नहीं था, जो भी कुछ बायर ने जो भी कुछ ऑब्जेक्शन रेज़ किया है, उस ऑब्जेक्शन रेज़ करने के बाद यदि ऐसी संभावना लगती है कि दोनों के बीच में कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा कि उसमें एक हियरिंग कर देते हैं। मतलब 1 से 2 डेट की हियरिंग करते हैं और अगर संभावना कोई सेटलमेंट का नहीं होता है, तो वो मैटर जो है जो आर्बिट्रेशन सेंटर्स होते हैं, उसको डिसाइड कर देते हैं। आर्बिट्रेशन सेंटर हो गए या कोई आर्बिट्रेटर हो गया, उसके पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये भी जो चीज़ होती है, ये भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड होता है। जैसे दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जैसे डीआईसी है, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो दिल्ली हाई कोर्ट में, उसको ट्रांसफ़र होता है। हरियाणा में क्या है, हरियाणा में इंडिविजुअल जो आर्बिट्रेटर होते हैं, उनको ट्रांसफ़र होता है। तो हर एक स्टेट का अलग-अलग है। तो सपोज़ दैट आपने एमएसएमई केस फाइल किया था, आपका डेट ऑफ हियरिंग हो गई लेकिन पार्टी के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। 1 या 2 डेट वहाँ पे देखते हैं। 2 डेट के बाद अगर कोई समझौता होने की संभावना भी नहीं है और समझौता हुआ भी नहीं, तो आपके केस को जो भी कि सेंटर्स होते हैं, आर्बिट्रेशन सेंटर्स होते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ट्रांसफ़र जैसे करते हैं, उसे एक नोटिस आपको भेजते हैं कि आपका केस हमने आर्बिट्रेशन को आर्बिट्रेटर को ट्रांसफ़र कर दिया है और एक नोटिस जो भी जहाँ पर जिस सेंटर में जिस आर्बिट्रेटर को भेजते हैं या केस देते हैं,
तो उनको एक नोटिस भेजते हैं कि हमने फला केस आपको आर्बिट्रेशन को मतलब कि आपको ट्रांसफर कर दिया है इस मैटर को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि मैटर सेटल्ड नहीं हो पाया। अब जैसे वहां पे जाता है कि जो भी आर्बिट्रेटर के पास अथवा आर्बिट्रेशन सेंटर में जाता है, वो आर्बिट्रेशन सेंटर फिर आपको दोबारा एक नोटिस भेजता है कि आपका फला फला केस है, हमारे पास डिसाइड करने के लिए आया हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे आकर के सबमिट कीजिए। तो नोटिस आने के बाद जब हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसको बोलते हैं एसओसी, यानी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। यानी जब भी हमको आर्बिट्रेटर से अथवा आर्बिट्रेटर सेंटर से कोई भी नोटिस आता है तो हमें अपना क्लेम प्रॉपर तरीके से विद प्रॉपर कैलकुलेशन विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ हमें इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। यानी हम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम वहाँ पे सबमिट करते हैं और उसी के साथ साथ जो भी आर्बिट्रेटर की फीस होती है साथ के साथ ही सबमिट करना होता है। यदि आप आर्बिट्रेटर की फीस सबमिट नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आर्बिट्रेटर उस केस को प्रोसीड नहीं करेगा। तो जैसे ही आप एसओसी फाइल करते हो उसी समय आपको आर्बिट्रेटर की फीस भी देनी होती है, यानी आर्बिट्रेशन की फीस आप दोगे, अपना एसओसी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करोगे। फिर आर्बिट्रेटर क्या करता है कि सारे एसओसी के साथ अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजता है कि आपका केस आर्बिट्रेट मतलब आर्बिट्रेशन में जो है स्टार्ट हो गया, आपको इस डेट पे आपको आना है, जो भी आपको अपने डिफेंस में जो भी कहना है उसको आपको आकर के कह सकते हो। तो जब कोई अपोजिट पार्टी यानी बायर जब आता है और आर्बिट्रेटर के सामने प्रेजेंट होता है, तो इसमें आर्बिट्रेटर में एक ये भी चीज़ है कि दो दो टाइप की मतलब जो फीस होता है, जितना भी फीस आर्बिट्रेटर का होगा वो दोनों के बीच में यानी कि बायर और सेलर दोनों के बीच में इक्वल डिवाइड होता है। मान लीजिए सपोज 50,000 रुपये आर्बिट्रेटर की फीस है, तो 25,000 रुपये बायर को देना होगा और 25,000 रुपये सेलर को देना होगा। तो दोनों को 50-50% जो आर्बिट्रेटर फीस होती है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो जैसे ही अपोजिट पार्टी आती है यानी कि बायर आता है, एसओडी फाइल करने से पहले उसको भी आर्बिट्रेटर की फीस डिपॉजिट करना होगा और डिपॉजिट करने के बाद वो अपना एसओडी बोलते हैं यानी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करता है। जब स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस वो फाइल करेगा फिर उसके बाद दोनों के बीच में मतलब जो भी फाइल कर गया, अगर किसी को रेप्लिकेशन यानी कि रिप्लाई फाइल करना है अपोजिट पार्टी को तो रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। यदि काउंटर रिप्लाई डिफेंड बायर को फाइल करना तो भी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल करते हैं, फिर एविडेंस होता है, एविडेंस के बाद जो है आर्गूमेंट होता है। आर्गूमेंट होने के बाद आर्बिट्रेटर अपना फाइनल डिसीजन दे देता है। फाइनल डिसीजन देने के बाद जो है आप जो है मतलब सपोजेड बायर के फेवर में या बायर के अगेंस्ट में कर दिया, तो आपको जो है बायर के अगेंस्ट में कर दिया मतलब ये बोल दिया कि बायर को पेमेंट देना है सेलर को। अब सेलर ये चाहता है कि भैया कि मैं तो मतलब कि मेरा जो ऑर्डर हुआ वो सही नहीं हुआ है या ऑर्डर गलत हुआ है, उस कंडीशन में क्या करेगा? उस कंडीशन में क्या होता है कि वो चाहेगा तो वो अपील कर सकता है किसके, इस जो अवार्ड है इस अवार्ड के अगेंस्ट अपील कर सकता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये एमएसएमई में एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि यदि कोई भी पार्टी उस अवार्ड के अगेंस्ट अपील करना चाहती है तो सबसे पहले उसको 75% ऑफ टोटल यानी कि उस अमाउंट को सबसे पहले उसको डिपॉजिट करना होगा। यानी कि जब तक वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं करेगा तब तक उसका केस वहां पे हियरिंग नहीं हो सकती। यानी कि अगर बायर को अगर अपील करनी है या उसके अवार्ड को चैलेंज करना है तो पहले उसको 75% डिपॉजिट करना होगा, फिर उसको चैलेंज कर सकता है। नहीं करता है तो आप उसके बाद एग्जीक्यूशन जो भी आपका रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका मतलब ऑफिस बिलोंग करता है वहाँ के कोर्ट में जाकर के आप अपना एग्जीक्यूशन डाल सकते हो और एग्जीक्यूशन डालने के बाद जो है आपका ये और डिक्री एग्जीक्यूट हो जाएगा और बायर को मजबूरी में आकर के पैसा देना पड़ेगा, ये देना नहीं चाहता। दूसरी बात, जो भी इंटरेस्ट होगा जो भी डैमेजेस होगा वो भी आपकी मतलब कि आपका अधिकार होगा कि आप बायर से उनसे आप ले सकें। तो इस तरीके से आपने समझा कि कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है जब हम लोग एमएसएमई केस फाइल करते हैं उसके बाद का। इससे रिलेटेड अगर कोई आपके पास क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चंस होता है तो आप जो है यहाँ पे जाकर के कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका हम सही और प्रॉपर आपको रिप्लाई कर सके। थैंक यू।